नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम NCERT पॉलिटी क्लास 6 की जिसका आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट पेपर 2 की तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप चैप्टर का नाम देख सकते हैं जो है सरकार क्या है, यानी कि हमारा जो चैप्टर है आज का, इसका नाम है सरकार क्या है। तो जाहिर सी बात है कि आज के इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे सरकार के बारे में। तो देखिए दोस्तों, आपने जो सरकार शब्द है ये इसका जो ज़िक्र है वो कई बार सुना होगा। इस शब्द को आपने कई बार सुना होगा और इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि सरकार क्या है और ये किस तरीके से हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा हम ये भी पढ़ेंगे कि जो सरकारें होती हैं वो क्या काम करती हैं, किस तरीके से निर्णय यानी कि डिसीजंस लेती हैं, और अलग अलग तरह की सरकारों जैसे कि लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतंत्रीय सरकार के बीच क्या अंतर है, ये सारी चीज़ हम आज के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए, आज का ये जो चैप्टर है इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए पढ़ते हैं आज का चैप्टर। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी देश हो, कोई भी कंट्री हो, उसको अपने जो निर्णय होते हैं या अलग अलग तरीके के और कोई भी काम हो उसको करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? सरकार की ज़रूरत होती है। यानी कि हर देश में अलग अलग काम करने के लिए और अलग अलग निर्णय लेने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। अब देखिए, जो निर्णय होते हैं, जो डिसीजंस होते हैं, वो कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे कि सड़क कहाँ बनाई जाए, स्कूल कहाँ बनाए जाएं, और या बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है तो, या किसी चीज़ के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो उस दामों को कैसे कम किया जाए, या जो बिजली की आपूर्ति है उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए। तो ये सारे जो विषय होते हैं, इनसे संबंधित जितने भी निर्णय होते हैं वो सरकार को करने होते हैं। इसके अलावा जो सरकार होती है वो कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। जैसे जो सरकार होती है वो गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इसके अलावा वो कुछ अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक की यानी कि पोस्ट और रेल की जो सेवाएं होती हैं उनको चलाने का काम भी सरकार का ही होता है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। सरकार के कुछ और कार्यों के बारे में हम यहाँ पर जानते हैं कि देखिए, सरकार का एक महत्वपूर्ण काम जो होता है वो है देश की सीमाओं की सुरक्षा करना। यानी कि हमारा जो देश है वो अलग अलग देशों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, जैसे चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। तो यहाँ पर जितनी भी हमारे देश की सीमाएं हैं वहाँ पर कोई भी दुश्मन देश या कोई भी वहाँ से घुस ना जाए, उसकी जो रक्षा करने का काम है वो भी सरकार का होता है। इसके अलावा दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने का काम भी किसका होता है? सरकार का होता है। और इसके अलावा सरकार की जिम्मेदारी यह भी है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले। ठीक है। इसके अलावा देखिए, जब भी देश पर प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे सुनामी, भूकंप या मतलब इस तरीके की जब भी आपदा आती है तो जो पीड़ित लोग होते हैं इससे उनकी सहायता करना भी सरकार का ही कार्य है। और एक और महत्वपूर्ण कार्य कि कहीं पर किन्हीं दो लोगों के बीच में या किन्हीं दो समुदायों के बीच में कहीं भी विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, या कोई व्यक्ति है जो क्राइम करता है, अपराध करता है, तो जो लोग होते हैं वो न्यायालय यानी कि कोर्ट जाते हैं, और जो न्यायालय है वो भी सरकार का ही एक अंग है, सरकार का ही एक भाग है। अब देखिए दोस्तों, आपको मतलब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना ज़रूरी क्यों है। तो देखिए दोस्तों, जब लोग इकट्ठे रहते हैं और इकट्ठे रहकर काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो इससे क्या होता है कि उसके लिए एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है, और विभिन्न निर्णयों को लेने के लिए भी एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है। इसके अलावा कुछ नियमों की यानी कि कुछ रूल्स की ज़रूरत होती है जो सब लोगों पर लागू किए जा सकें। जैसे
कि देश के जो संसाधन हैं उनके नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है, जिससे लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। और लोगों के लिए जो सरकार होती है वो कई तरह के काम करती है और नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपने देश की जितनी भी सीमा में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं उन सब पर उन नियमों को लागू करती है। तो आई होप आपको सरकार के काम यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। अब देखिए, जो सरकार है उसके कई स्तर भी हैं, यानी कि 3 स्तर हैं सरकार के। कौन से वो हम अभी जान लेते हैं। तो देखिए, सरकार के स्तर जानने से पहले हम ये जान ही चुके हैं कि सरकार के पास बहुत सारे काम हैं और बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के लिए सरकार ज़िम्मेदार है। लेकिन अब हमें ये जानना है कि ये सरकार इन सारी चीज़ों के इंतज़ाम कैसे करती है। तो देखिए, जो सरकार होती है वो अलग अलग स्तरों पर काम करती है, जैसे कि स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। 3 स्तर पर काम करती है। अब देखिए, स्थानीय स्तर से यहाँ क्या मतलब है। स्थानीय स्तर से मतलब है जैसे कि आपका गांव हो गया या आपका कोई भी शहर या मोहल्ला, तो ये अगर वहाँ का जो शासन व्यवस्था जो देखते हैं तो उस सरकार को हम कहेंगे स्थानीय सरकार या स्थानीय स्तर पर। अब राज्य स्तर का मतलब है पूरे राज्य को, जैसे कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, इस तरीके से। तो यानी कि जो सरकार पूरे राज्य में काम करेगी उसको हम राज्य स्तर पर मानेंगे। और जो हमारा तीसरा है वो है हमारा राष्ट्रीय स्तर पर। तो राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है, पूरी कंट्री से होता है, जैसे भारत, चाइना, पाकिस्तान, इस तरीके से होता है। तो आई होप आपको सरकार के जो स्तर हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सरकार एवं कानून। यानी कि सरकार के विषय में तो हम जान ही चुके हैं। अब हम सरकार कानून किस तरीके से बनाती है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो सरकार होती है वो कानून बनाती है और किसी भी देश में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं उन सभी लोगों को वो कानून मानने होते हैं। तो देखिए, केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत है, वैसे ही सरकार के पास ये ताकत भी होती है कि वो लोगों को इन कानूनों को मनवाने के लिए बाध्य करे। जैसे कि कानून है हमारे देश में कि गाड़ी चलाने वाले के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे जेल होती है या जुर्माना देना होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो देखिए, सरकार जो कार्यवाही कर सकती है और उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। यानी कि सिर्फ सरकार को ही हक नहीं है कि वो लोगों से कानून मनवाए, बल्कि लोगों को भी हक है कि वो देखे कि सरकार ढंग से कार्य कर रही है कि नहीं, ठीक है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है जिसे लगता है कि उसके साथ धर्म या जाति के नाम पर जैसे कि अगर वो किसी विशेष धर्म या किसी विशेष जाति का है और उसे किसी जॉब पे नहीं रखा जा रहा है, किसी नौकरी में नहीं लिया जा रहा है, तो वो न्यायालय यानी कि कोर्ट जा सकता है और ये दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। और तब कोर्ट ये फैसला देगा कि जो भी उन लोगों के खिलाफ जो उसे नौकरी में नहीं ले रहे हैं उनके खिलाफ जो भी कार्यवाही होगी वो कोर्ट उसे करने का आदेश दे सकता है। तो ये थी कानून की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है सरकार के प्रकार, यानी कि सरकार कितने प्रकार की होती है। तो देखिए दोस्तों, जो सरकार होती है वो 2 प्रकार की होती है, लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतंत्रीय सरकार। तो देखिए, जो सरकार है उसको निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने की शक्ति कौन देता है, यानी कि जो सरकार में जो भी लोग बैठे हैं उनको ये शक्ति किसने दी है कि वो कानून बनाए और लोगों से उनका पालन करवाएं। तो देखिए, ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करेगा कि उस देश में कैसी सरकार है, यानी कि उस देश में लोकतांत्रिक सरकार है या राजतंत्रीय सरकार है। तो देखिए, लोकतंत्र जो होता है उसमें तो लोग ही सरकार को ये शक्ति देते हैं, ठीक है।
यानी कि लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं, यानी कि वोट देते हैं। कैसे कि वो अपनी पसंद के जो भी उनके पसंद का नेता होता है उसे वोट देते हैं और चुनते हैं, और चुन लेने के बाद ये जो लोग होते हैं यही मिलकर सरकार बनाते हैं। और लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों यानी कि अपने जो डिसीजंस होते हैं और जितने भी उन्होंने कार्य किए होते हैं उनका आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। किसको? लोगों को। ठीक है। अब जो देखिए दूसरी सरकार होती है जिसे हम कहते हैं राजतंत्रीय सरकार, तो इसमें क्या होता है, राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। इसके अलावा जो राजा होता है उसके पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। यानी कि कोई भी विषय है, कोई भी टॉपिक है, उस पर वो जो राजा होगा या रानी होगी वो अपने सलाहकारों से चर्चा करेगा, लेकिन अंतिम जो निर्णय लेने की शक्ति होती है वो राजा के ही पास रहती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और ना ही अपने निर्णयों की कोई भी सफाई किसी को देनी पड़ती है। तो आई होप आपको इन दोनों का अंतर समझ में आ गया होगा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लोकतांत्रिक सरकार। तो देखिए जो हमारा भारत है वो एक लोकतंत्र है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। यानी कि हमारे देश में जो सरकार चुनी जाती है वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है, इसलिए हमारा देश एक लोकतांत्रिक है। अब देखिए संसार में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किया है, लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और हम ये बात जान चुके हैं कि लोकतंत्र की मुख्य बात ये होती है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए लोकतंत्र क्या है, लोगों का ही एक तरीके से शासन होता है। अब देखिए लोकतंत्र में मूलभूत विचार ये होता है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। ठीक है। और आज के समय में क्या है कि लोकतांत्रिक सरकार को हम प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। यानी कि प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया यानी कि जो वोट होते हैं उनके द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। और ये जो प्रतिनिधि होते हैं, इनके जो नेता कह लीजिए आप इजी लैंग्वेज में, जो उनके नेता या मंत्री होते हैं वही सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। और आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक कि वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। यानी कि किसी भी देश में तब तक हम लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं मान सकते जब तक उस देश के सभी वयस्क नागरिकों को यानी कि 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वोट देने का अधिकार ना हो। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हमेशा से ऐसा विश्व में नहीं था, कि क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनावों में भाग नहीं लेने देती थी। ठीक है। और अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो कि पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। यानी कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। यानी कि महिलाओं को वोट नहीं था। इसके अलावा जो लोग अशिक्षित होते थे यानी कि पढ़े लिखे नहीं थे, उनको भी वोट देने का अधिकार नहीं था। और जिनके पास अपनी संपत्ति नहीं थी यानी कि गरीबों को भी वोट देने का अधिकार नहीं था। अब देखिए अगर हम भारत की बात करें तो भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की और गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया और उन्होंने ये ज़ोर शोर से ये मांग उठाई। और अगर हम 1931 की बात करें, कब की फ्रेंड्स, 1931 की, तो 1931 में यंग इंडिया एक पत्रिका होती थी जिसका नाम क्या था, यंग इंडिया। ठीक है। तो इस यंग इंडिया पत्रिका में गांधी जी ने लिखा था और ये कहा था कि मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता, या जो दिन भर
अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो ये स्टेटमेंट है गांधी जी का। आप एक बार इसे वीडियो को दोबारा सुन के इसे एक बार रिवाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था लोकतांत्रिक सरकार के बारे में। अब यहाँ पर एक और बात जान लेते हैं कि संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। यानी कि कोई भी सरकार हो किसी भी देश में, विश्व के किसी भी देश में, तो कोई भी अपनी शक्ति बांटना नहीं चाहता है। और अगर हम बात करें यूरोप और अमेरिका की, तो यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा, और महिलाओं द्वारा मताधिकार यानी कि वोट के अधिकार के लिए किया गया जो संघर्ष था वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफ़ी मजबूत हुआ था, और इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन भी कहते हैं। क्या कहेंगे? जो महिलाओं ने अपने वोट के लिए जो आंदोलन किया था उसे हम महिला मताधिकार आंदोलन के नाम से जानते हैं, और इंग्लिश में इसे हम सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। क्या कहेंगे इंग्लिश में इसे हम? इंग्लिश में इसे हम सफ्रेज मूवमेंट कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यह वर्ड आपको याद रखना है। और सफ्रेज का जो मतलब होता है वो होता है वोट देने का अधिकार। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखिए, जब ये सारा आंदोलन हुआ तो उसके बाद अमेरिका की अगर हम बात करें तो वहाँ पे औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में, कब? 1920 में अमेरिका में, और इंग्लैंड में औरतों को ये अधिकार 1928 में मिला। यानी कि अमेरिका में 1920 में और इंग्लैंड में 1928 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया, और काफ़ी संघर्ष और आंदोलनों के बाद उन्हें ये अधिकार मिला है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का चैप्टर। आई होप आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।